हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लोटस फिक्शन। कैसे हैं आप सब गाइस? चलिए हम लोग अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अब तक हमने देखा था कि सब लोगों का ब्रेकफास्ट जो है वो कंप्लीट हो गया था और वांग जी अपने रूम में जाता है। वहाँ से आयुआन का स्कूल बैग और अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर वापस आता है, जिसके बाद वो आयुआन को अपने गोद में कैरी करता है और आशियान के पीछे पीछे जाने लगता है। आशियान उन दोनों को अपनी कार में पीछे की तरफ बिठाता है। आगे ड्राइविंग सीट पर शुयांग बैठा हुआ था और वी वुशियान उसके पास वाली सीट पर बैठा हुआ था। कार स्टार्ट होती है। शुयांग आशियान से पूछता है, बॉस कहाँ जाना है? तो आशियान कहता है, स्कूल ले लो, पहले स्कूल जाएंगे। शुयांग गाड़ी स्कूल के लिए ले लेता है। वहीं कार में पीछे वांग जी बहुत ही प्यारी सी स्माइल देता है हमारे क्यूट लिटिल आयुआन को और उसे कुछ चॉकलेट्स देते हुए कहता है, आज स्कूल में फ़र्स्ट डे है ना, तो बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनाना और सबके साथ अच्छे से बिहेव करना, बिल्कुल भी शैतानी मत करना और अपने टीचर्स को बहुत अच्छे से इम्प्रेस करना। आयुआन बहुत प्यारी सी स्माइल देता है और कहते हैं, हाँ मैं ऐसे ही करूँगा, पर क्या वो वी गगा हमसे मिलने आएंगे? वांग जी थोड़े से स्टिफ पेस के साथ कहता है, नहीं वो नहीं आ सकेंगे क्योंकि वो बाहर जा रहे हैं ना। वैसे तुम्हें वी गगा बहुत पसंद है? तो आयुआन कहता है, हाँ हाँ, क्योंकि वी गगा अच्छे हैं। ये सुनते ही तो आशियान को अपने ब्रदर की तारीफ सुनकर तो वुशियान को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। वो सोचता है, ये दोनों लिटिल डेविल ओमेगास मेरे मुंह पर मेरी ब्रदर की तारीफ कर रहे हैं और मुझे ज़रा सा भी भाव नहीं दे रहे हैं। ये सच में दोनों डेविल हैं। शुयांग जो अपने स्माइल रोकने की कोशिश कर रहा था, वो आशियन के पास आकर उसके कान में कहता है, बॉस ओमेगास को अगर आप रूडली ट्रीट करेंगे तो वो आपको पसंद नहीं करेंगे। वैसे भी आप इतने एरोगेंट रूड हैं कि आपको देखकर ही ओमेगास भाग जाते हैं। ये दो ओमेगास बहुत क्यूट है और ये जो बड़ा ओमेगा है ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्मार्ट है। मुझे तो इसका इंतज़ार है कि ये कब हमारी कंपनी में जॉब करने लगेगा। मैं तो कह रहा हूँ बॉस, इसके साथ दोस्ती शुरू कर दो, हमारी कंपनी को बहुत फ़ायदा होगा। शुयांग जो बिल्कुल भी अपनी स्माइल को कंट्रोल नहीं कर रहा था, वहीं वो कार के रेयर व्यू मिरर से वांगजी और आयुआन को दिख रहा था। दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें कर रहे थे। वुशियांग उन्हें पीछे पलट कर देखता है तो दोनों ही एकदम शांत बैठ जाते हैं, क्योंकि वो वुशियांग की ऐसी नज़रों से डर गए थे। और आयुआन तो बिल्कुल वांगजी से चिपट गया था। वांगजी ने भी आयुआन को हक कर लिया था। अब दोनों चुपचाप बैठे थे। थोड़ी देर में वो स्कूल पहुंच जाते हैं। कार में जो सन्नाटा था वो बीइंग वुशियान को अच्छा नहीं लग रहा था अब, और उसे अफसोस हो रहा था कि उसने दो लिटिल ओमेगास को डरा दिया है। वुशियान अपनी कार से बाहर निकलता है और स्कूल के कैंपस से एक रास्ते की तरफ जाने लगता है। शुयांग वांगजी और आयुआन से कहता है, बॉस के पीछे पीछे चलिए। शुयांग उन दोनों के पीछे चलने लगता है ताकि उन दोनों को पीछे से कोई नुकसान ना पहुंचा सके। पूरे स्कूल के बच्चे उन सबको देख रहे थे। स्कूल के कैंपस में इतनी रॉयल एंट्री, इतनी लग्जरियस कार से 4 पर्सन जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थे चल कर आ रहे थे अपने ही स्टाइल में। सबसे आगे वीन वुशियान जो एरोगेंटली चल रहा था, उसकी स्टाइल से ही लोग रास्ता दे रहे थे। लोगों को समझ में आ रहा था ये कोई बड़ा इंसान है। हालांकि छोटे बच्चे वीन को जानते नहीं थे, बट उन्हें देखकर तो वो समझ ही गए थे कि ये ज़रूर कोई बड़े बिजनेसमैन है, क्योंकि वीन के फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन विजिबल नहीं हो रहा था। ना वीन स्माइल कर रहा था। वीन प्रिंसिपल के ऑफिस में जाता है तो प्रिंसिपल वीन को खुद से ग्रीट करने के लिए खड़े होते हैं और अपनी चेयर तक छोड़ देते हैं। वीन वहाँ आता है और सामने रखे काउच पर बैठते हुए कहता है, इस बच्चे का नाम आयुआन है और आज से ये हमारे ही साथ रहने वाला है। मैं इसका एडमिशन चाहता हूँ। प्रिंसिपल बिना कोई सवाल पूछे आयुआन का एडमिशन ले लेता है। वो वांगजी को एक फॉर्म फिल करने के लिए देता है जिसमें स्टूडेंट के पेरेंट्स और उसकी पर्सनल डिटेल्स फिल अप करने के लिए। तो वांगजी का चेहरे का रंग तो उड़ जाता है, क्योंकि उसे आयुआन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे आयुआन के नाम के अलावा ज़्यादा कुछ पता नहीं था। आयुआन से वांगजी पूछता है, क्या तुम्हें अपने पेरेंट्स का नाम याद है? तो आयुआन
बता नहीं पाता, क्योंकि वो भी काफ़ी टाइम से अपने पेरेंट्स से नहीं मिला था। और एक 5 साल का बच्चा अगर अपने पेरेंट्स का नाम याद ना रख पाए तो ये कोई बड़ी बात भी नहीं होती गाइस, क्योंकि आयुआन जिस जगह पर रखा गया उसे भी किडनैप करके रखा गया था। वाई आयुआन के ऊपर भी ये सब बुरी चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ा था, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा बीमार भी रहा था। बांगजी ने उसका ट्रीटमेंट भी करवाया था और बांगजी को इस बात की उम्मीद थी कि शायद आयुआन को अपने पास्ट लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ याद नहीं रहा होगा, बिकॉज़ डॉक्टर ने उसे बता दिया था पहले ही। अब वांगजी यहाँ सोच में पड़ जाता है कि वो फॉर्म में फिलअप क्या करे। वो शियान जो वांगजी को देख रहा था, वांगजी बस फॉर्म को देखे जा रहा था और कभी कभी वो आयुआन को देखे जा रहा था। वो शियान वांगजी की तरफ आकर उससे कहता है, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो तुम? तुम्हें नहीं पता मेरा टाइम कितना इम्पोर्टेंट है? इस फॉर्म को फिल करने में तुम इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? क्या तुम्हें फॉर्म फिल करना नहीं आता? वांगजी अपनी नज़रें उठाकर विंग की तरफ देखता है। वांगजी विंग की ऐसे स्टिफ वॉइस और बातों से थोड़ा डर गया था, इसलिए उसकी आंखों में थोड़ा सा पानी भी आ गया था। होता है ना गाइस ऐसा कि हमें कोई बिना बात के ही डांट दे तो हम लोग थोड़ा सा डर जाते हैं, या फिर हम में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी आंखों में उदासी छा जाती है। तो वांगजी की आंखों में भी उदासी छा गई थी, क्योंकि उसे उसके फैमिली में आज तक कभी किसी ने नहीं डांटा था, और यहाँ जब से वो आया है ये वूशियान उसे डांटे ही जा रहा है बिना किसी बात के। शुयांग वांगजी से स्माइल के साथ पूछता है, क्या हुआ लिटिल ओमेगा? वांगजी से कहता है, मैं लिटिल नहीं हूँ, मैंने तुमसे कहा था ना। वांगजी की जैसे ही टोन शुयांग सुनता है वो स्माइल करते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, बताओ वांगजी क्या हो गया, तुम इस फॉर्म को ऐसे क्यों देख रहे हो? तो वांगजी कहता है, दरअसल वो आयुआन के बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता, इसके पेरेंट्स के बारे में भी नहीं पता, तो मैं फॉर्म में क्या फ़िलअप करूं? जैसे ही शुयांग ये बात सुनता है उसे याद आता है, हाँ आयुआन को तो वांगजी ने वहीं से लिया था, उन ओमेगास को तो पुलिस ने उनके घर पहुंचा दिया था, बट आयुआन उनके साथ नहीं गया था, उसे तो वांगजी अपने साथ ले गया था। तो शुयांग उस प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए कहता है, दरअसल ये बच्चा अडॉप्टेड है और हमें इसकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता है। यहाँ पर इस बच्चे को वांगजी ने अडॉप्ट किया है, तो अब हम इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कुछ और डिटेल हम फिल कर सकते हैं? तो शुयांग की बात सुनकर प्रिंसिपल कहता है, वेल आपको ये फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, पेरेंट्स का नाम छोड़ दीजिए, उसकी जगह हम लोग आपका नाम लिख देंगे, वैसे इनके गार्जियन कौन बनेंगे? तो शुयांग कहता है, हाँ मेरे बॉस विभूषण, आप उनका नाम लिख दीजिए, वो उनके गार्जियन बनेंगे, और साथ में आप वांगजी का नाम भी लिख दीजिए, क्योंकि ये तो वांगजी का ही अडॉप्ट किया हुआ है ना। आयुआन जो ये सारी बातें सुन रहा था वो थोड़ा सा सैड हो गया था। वो वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, गग्गा क्या आप मेरी वजह से परेशान हो रहे हैं? तो वांगजी आयुआन के फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी वजह से मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ, बस ये कुछ यहाँ की रूटीन्स है ना उनकी वजह से मैं परेशान हुआ हूँ। वैसे आज तुम्हारा फर्स्ट डे है तो अपने टीचर्स को परेशान नहीं करना और अच्छे से बिहेव करना। स्कूल ख़त्म होने के बाद गग्गू तुम्हें पिक करने आएंगे, ओके? वूशियान कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, ड्राइवर उसे पिक करने आ जाएगा, मैंने घर में बोल दिया है। अब आयुआन बेटा तुम अपनी क्लास में जाओ। वो प्रिंसिपल जिसने खुद से ही फॉर्म लेकर फिलअप कर दिया था, वांगजी और वूशियन का नाम ऐड कर दिया था, वो आयुआन को खुद ले जाता है क्लासेस बताने के लिए, और टीचर्स को भी वो इंस्ट्रक्ट कर देता है कि इस बच्चे का उन्हें स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि वूशियन सिटी का सबसे रिच बिजनेसमैन था, और सिर्फ सिटी का ही नहीं बल्कि उसे पूरे चाइना के साथ साथ टॉप 10 बिजनेसमैन में गिना जाता था। हर कोई उनके बारे में जानता था। विंग बहुत ही लॉयल, ऑनेस्ट और रूल्स को फॉलो करने वाला एक स्ट्रिक्ट पर्सन था, इसलिए वूशियान के नेचर को भी हर कोई जानता था। टीचर्स भी आयुआन को क्लास में अलाउ करते हैं और उसे उसके कुछ फ्रेंड्स के साथ बिठाते हैं, जिसके बाद वांगजी क्लास में आयुआन को इस तरीके से बैठा और पढ़ते हुए देखकर बहुत ही खुश होता है। फिर वांगजी और वूशियान दोनों कॉलेज के लिए निकलते हैं, जहाँ पर वांगजी को कॉलेज के कैंपस में छोड़कर
वूशियान जाने वाला था, पर चू यांग उसे कहता है, बॉस क्या करें आप, उसे ऐसे छोड़ कर जाएंगे, वो यहाँ कुछ भी नहीं जानता है, और कॉलेज में अगर आप उसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो लोग उसे बुली करेंगे, वो यहाँ पर नया है, उसे कुछ भी नहीं पता है। वूशियान कहता है, वो खुद से ढूंढ लेगा, वो कोई बच्चा नहीं है, चलो देर हो रहा है। वूशियान वहाँ पर वांग जी को छोड़कर चला जाता है। वांग जी जैसे तैसे स्टूडेंट से पूछकर कॉलेज के हेड से मिलता है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, अपना क्लासरूम देखता है, और कॉलेज की कुछ डिटेल्स जो उसे मिल गई थी वो लेकर अब वो घर आने के लिए सोच ही रहा था। विभूषण तो उसे छोड़कर जा चुका था, तो वांग जी ऑटो से ही घर आता है। वांग जी को वे मेडिसिन का एड्रेस अब याद हो चुका था, क्योंकि वो यहाँ आने के बाद 3 से 4 बार कंटिन्यू वी मेंशन से बाहर आ चुका था। वांग जी जब घर पहुँचता है तो मिस्टर वे पहुँचते हैं। आशियन नहीं आया, क्या वो तुम्हें घर छोड़कर नहीं गया? तो वांग जी कहता है, नहीं, वो मुझे कॉलेज छोड़कर उन्हें कुछ काम आ गया था तो वो चले गए। तो मिस्टर वी पूछते हैं, तुम घर कैसे आए? तो वांग जी कहता है, मैं ऑटो से आया। अब मिस्टर वी को बहुत गुस्सा आता है और वो व्यूशन को कॉल लगाकर उसे डांटते हैं। हमारा वी जो कि जा चुका था अपने एग्जीबिशन के लिए, अपनी कार्स को लेकर, वो 2 दिन के बाद ही वापस आने वाला था। तब तक तो वांग जी को भूषण के साथ ही आना और जाना पड़ने वाला था। दोपहर का टाइम हो गया था, लंच का टाइम हो रहा था। वांग जी लंच करने के लिए आया। तब उसने टाइम देखा तो उसे याद आया कि आयुआन के स्कूल का टाइम भी हो गया है। वांग जी लंच किए बिना ही वहाँ से बाहर जाने लगता है। तो मिस्टर वी चांग से पूछ लेते हैं, अरे वांग जी कहाँ जा रहे हो? वांग जी कहता है, अंकल आयुआन को वापस भी तो लाना है। तो चांग से कहते हैं, मैंने ड्राइवर को ऑलरेडी भेज दिया है, चलो तुम बैठो, डिनर लंच करो। तो वांग जी कहता है, आयुआन को आने दीजिए अंकल, मैं उसके साथ ही करूँगा। वो आने के बाद कुछ भी नहीं खाता और उसे खिलाने के लिए मुझे भी उसके साथ खाना ही पड़ता है। गाइस, बच्चे अपने पेरेंट्स को ऐसे ही परेशान करते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें खाना खिलाने के लिए भी उनके पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है, और इस चीज़ को वो लोग अच्छे से जानते होंगे जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे। सो हमारा आयुआन जब स्कूल से आता है तो वांग जी उसे एक अच्छी सी मॉम की तरह अपने रूम में ले जाता है, उसकी ड्रेसेस चेंज करता है, उसके स्कूल के रूटीन के बारे में पूछता है, उसका फर्स्ट डे कैसा था उसके बारे में पूछता है, और उसे लंच करवाने के लिए नीचे लेकर आता है। तीनों बैठकर लंच करते हैं। वांग जी हमेशा की तरह आयुआन को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। इन दिनों में आयुआन को वांग जी की और वांग जी को आयुआन की आदत पड़ गई थी, और वी चांग से जो अपने घर में लॉनली फील कर रहे थे, अब उन्हें भी इन 2 क्यूट ओमेगास की कंपनी बन गई थी, क्योंकि उनके अल्फ़ा बेटे तो उन्हीं की तरह काम में बिज़ी रहने लगे थे। उनकी वाइफ भी ऑफिस के मीटिंग के सिलसिले में बाहर गई हुई थी, तो उनका घर में मन लगना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी था। वी चांग से काफ़ी कम ही ऑफिस जाया करते थे। जब भी वूशियन को उनकी ज़रूरत होती थी तब, या फिर वो बाहर की मीटिंग्स में जाया करते थे। वे चांग से अपने दोस्त लैन कुरैन को फ़ोन लगाते हैं और उसे बताते हैं कि उनके बेटे ने और उनके बेटे के छोटे से दोस्त ने उनके घर में कितनी चहल पहल कर दी है आकर। उन्हें तो अकेलापन महसूस ही नहीं होता। पर वांग जी के डैड वहाँ कंप्लेंट करते हैं कि यहाँ हमारा हाल बुरा हो गया है। शिचैन काम पर चला जाता है, मैं भी काम पर चला जाता हूँ, पीछे से लैनी बहुत ज़्यादा बोर होती है घर पर, और उसका गुस्सा हम दोनों पर फूटता है जब से हमने वांग जी को यहाँ भेजा है। कुरैन और भी चांग से थोड़ी देर ऐसे ही बातें करते हैं। उसके बाद नाइट का टाइम हो जाता है। आज भी वांग जी आयुआन को घर के गार्डन में घुमा रहा था। आयुआन वांग जी से ज़िद करता है, मुझे गाना सुनाइए ना गगन। वांग जी बहुत अच्छा गाना गाया करता था और वो बहुत ही अच्छी गिटार भी बजाया करता था। आयुआन की ज़िद करने पर वांग जी कहता, ठीक है, मैं गाना गा देता हूँ। इस वक्त वीवू शान नहीं आया था, सिर्फ घर के सर्वेंट्स वी चांग से वांग जी और आयुआन ही थे। वांग जी गाना गाना स्टार्ट करता है। वांग जी की वॉइस बहुत ज़्यादा प्यारी थी और वो जो गाना गा रहा था वो भी बहुत ज़्यादा जॉयफुल था। आयुआन को वो गाना वांग जी से सुनना बहुत पसंद था। आयुआन और वांग जी गार्डन में ही एक बेंच पर बैठ जाते हैं और आयुआन वांग जी की ही लैप पे अपना सर रख कर बेंच पर लेट गया था। वांग जी उसके फोरहेड पर अपना हाथ सहराते हुए गाना गा रहा था। तभी घर में वूशियान की एंट्री होती है। वूशियान गार्डन से होते हुए जब अपने
मैंशन के अंदर जा रहा था, तब उसे एक बहुत ही प्यारी सी वॉइस सुनाई देती है, जो और किसी की नहीं बल्कि हमारे वांग जी की थी। और वेंग के पूरे दिन की, वूशियान के पूरे दिन की थकावट जो है वो गायब हो जाती है। उसके फेस पर एक जेन्युइन स्माइल आ जाती है। वूशियान उस वॉइस को फॉलो करते हुए गार्डन के पीछे की तरफ आता है, जहाँ पर वो दिखता है कि वांग जी एक बेंच पर बैठा हुआ है और उसके लैप पर आयुआन अपना सर रख के बड़ी क्यूटली सो रहा है और वांग जी उसके लिए गाना गा रहा है। वूशियान वहाँ खड़ा होकर कुछ देर तक वांग जी का गाना सुनता रहता है। वांग जी को जब फील होता है कि आयुआन सो गया है, तो वांग जी उसे अपनी गोद में उठाकर रूम की तरफ ले जाने लगता है और वो देखता है वहाँ वूशियान खड़ा हुआ था और उसका गाना सुन रहा था। वांग जी एकदम से उसे देखकर 2 कदम पीछे खिसक जाता है, तो वूशियान कहता है, क्या हुआ, तुमने गाना गाना बंद क्यों कर दिया? वहाँ इस वक्त वूशियान की वॉइस थोड़ी सी जेंटल थी, तो वांग जी बिना डरे कहता है, वो मैं तो आयुआन के लिए गा रहा था, युआन सो गया है इसलिए मैंने गाना गाना बंद कर दिया। वुशियान कहता गाना तुम बहुत अच्छा गाते हो, कभी मेरे लिए भी गाना, मुझे तुम्हारा गाना पसंद आया। वो एकदम स्ट्रेटली ये बात बोलकर वहाँ से चला जाता है। और ये सुनकर वांग जी को समझ में नहीं आता कि ये उसके लिए तारीफ थी, थ्रेट थी, या उसके लिए कुछ और ही था। वांग जी कन्फ्यूजन लिए अपना सर खुजाते हुए अपने रूम में चला जाता है और वूशियान शुयांग के साथ डिनर करता है। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग भी वांग जी और आयुआन को स्कूल ड्रॉप करने वूशियान ही जाता है। वूशियान वांग जी को उसके कॉलेज के बाहर ड्रॉप करता है और आयुआन को उसके स्कूल तक। दोनों ही अपने अपने काम में लग जाते हैं। वांग जी अपने कॉलेज में पहुंचता है। वहाँ पर काफ़ी सारे अल्फाज कुछ न्यू स्टूडेंट्स को बुली कर रहे थे, उनसे अजीब अजीब हरकतें करवा रहे थे। वांग जी भी उसी जगह पर खड़ा हुआ था। उसे कुछ अल्फाज ने उस लाइन में खड़ा कर दिया था। जब वांग जी का टर्न आता है, तो वहाँ बैठा हुआ एक अल्फा वांग जी से कहता है, ओ तुम तो बहुत प्यारे किटन हो, तुम मेरे लिए जाओ और जूस लेकर आओ, और तुम मेरे लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए जूस लेकर आओ। वांग जी जो उनकी बात नहीं मानना चाहता था, बट फिर भी वो मान जाता है और अपने दिमाग में एक खुरापाती आइडिया लिए वो चला जाता है। वांग जी पास ही के शॉप से 6 जूस के ड्रिंक्स बाय करता है और साथ में कुछ और भी बाय करता है। अब हमें सीन दिखाया जाता है कॉलेज के अंदर का, जहाँ पर वांग जी पहुँच चुका था उन जूसेस के साथ में, और वो एक एक करके उन 6 अल्फाज को वो ड्रिंक दे देता है। वो अल्फाज भी उस ड्रिंक को पीने लगते हैं। जैसे ही वो सभी अल्फाज उस ड्रिंक को पीने के लिए स्ट्रॉ पर अपने अपने लिप्स रखते हैं, उन सबके लिप्स एकदम से चिपक जाते हैं। वो लोग अपने लिप्स को मूव भी नहीं कर पा रहे थे और वांग जी जो अब अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था, वो हंसना शुरू कर देता है। वो अल्फाज सब एक दूसरे के फेसेस को देख रहे थे और सब अपने अपने लिप्स से उस स्ट्रॉ को हटाने की कोशिश कर रहे थे। अब हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें वांग जी जब वो ड्रिंक्स बाय करने जाता है, तो वांग जी उनके अंदर एक ऐसा लिक्विड उन स्ट्रॉस पर लगा कर ले आता है, जिसकी वजह से उन सभी अल्फाज के लिप्स स्ट्रॉ के साथ ही चिपक गए थे, वो भी बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से। अब वो लोग छुड़ा भी रहे तो भी वो स्ट्रॉ उनके लिप्स से छूट नहीं रही थी। सबके सब उन स्ट्रॉस को खींच रहे थे, जिसकी वजह से अब उनके लिप्स में पेन होने लगा था और हल्की हल्की ब्लीडिंग भी होना स्टार्ट हो गई थी। उनके वो स्ट्रॉज लिप्स से अलग तो हो जाते हैं, बट उन सभी के लिप्स बहुत बुरी तरह से छिल गए थे और बहुत ब्लीडिंग भी हो रही थी। उनके कुछ फ्रेंड्स जो सही सलामत थे, वो उन्हें मेडिकल रूम ले जाते हैं। और गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।